गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल की रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बट फिर भी आपको जो है एक बैकअप जो है हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग जो है हमेशा इसमें रहते हैं कि बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, इसलिए जो है मतलब थोड़ा कैजुअल ही सही, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कभी भी इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने लास्ट क्लास में ब्लॉक वाइज जो डिस्कशन है पीरियोडिक टेबल का उसको फिनिश किया था, और अब हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट करना है। तो आप नोट करो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखो कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहां पे स्टडी करेंगे। लिखो, वेरियस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर, various periodic properties are, various periodic properties are, number one, valency and oxidation state, number two, shielding effect and effective nuclear charge, अब ये समझ लेना, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना, ये बैकबोन है, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसी पे डिपेंड करेंगी, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर थ्री, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, atomic and ionic size. Number four, ionization energy. Number five, electron gain enthalpy. लिख लेना, and electron affinity, electron gain enthalpy and electron affinity. Then next periodic property को कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। फिर अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी,
तो ये टोटल 9 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन के पूछे जाने के हिसाब से अगर इनको रेट करें तो ये सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है, जो अप्रोच रिक्वायर्ड है, वो सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इनडायरेक्टली जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अगर डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से देखें तो एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी ये एक इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। बट इन सबको समझने के लिए जो आपको टूल्स रिक्वायर्ड है, इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो प्रोवाइड करेगा शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन इनको डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप नोट करो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो मैं आपको जो स्टार्टिंग की क्लासेस हुई हैं उनमें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने बाद में भी ज्वाइन किया है, तो मैं एक बार इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करता हूं। तो वैलेंसी क्या है, सबसे पहले वैलेंसी की डिफिनीशन नोट करो, लिखो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट is called its valency. The combining power of an element is called its valency. आगे लिखो, लिखो where combining power is defined, where combining power is defined in terms of number of electron lost, where combining power is defined in terms of number of electron lost or number of electron gained or number of electron gained or number of electron shared or number of electrons shared। अब ये सब क्यों हो रहा है, लिख लो, in order to achieve the stable noble gas configuration, in order to achieve the stable noble gas configuration। अब आप नोट करो वैलेंसी के बारे में। जो वैलेंसी होती है वो एक एलिमेंट के लिए फिक्स होती है, लिख लो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यह है कि अगर कोई एलिमेंट दो वैलेंसी एक्वायर कर रहा है, जैसे 3 और 1 एक्वायर कर रहा है, तो वो वही दो वैलेंसी एक्वायर करेगा, उसके अलावा कोई तीसरी चौथी वैलेंसी को वो एक्वायर नहीं कर सकता। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो ये तो बात हो गई वैलेंसी की।
अब आप नोट करो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, पैरा चेंज करके लिखो, द रियल और इमेजिनरी चार्ज, द रियल और इमेजिनरी चार्ज, the real or imaginary charge present on an atom, present on an atom inside a molecule, inside a molecule is called oxidation state. Is called oxidation state. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का मोस्टली वेरिएबल होता है, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब जिस एटम के साथ वो एटम जो है बॉन्ड बना करके एग्जिस्ट कर रहा है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आप नोट कर लो, द ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट is generally variable. The oxidation state of an element is generally variable, except elements like alkali metals, एल्कैली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है, एक्सेप्ट एलिमेंट्स लाइक एल्कैली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड फ्लोरीन, तो अगर हम कंसीडर करते हैं एल्कैली मेटल्स को, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को और फ्लोरीन को, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए इनको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस को अटेंड किया था, वहां पे जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन रूल बताया था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन रूल में मैंने बताया था कि एल्कैली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। इनका कोई भी कंपाउंड आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इसलिए ये एज अ रेफरेंस यूज किए जाते हैं दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब आप नोट करो, ये तो डिफिनीशन की बात हो गई, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की डिफिनीशन। उसके अलावा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर कंपेयर करें तो वैलेंसी वैल्यू हमेशा होल नंबर होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम कंसीडर करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शनल, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों हो सकता है। वैलेंसी के साथ आप कभी भी साइन को मेंशन नहीं करते, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपको हमेशा साइन मेंशन करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। और वैलेंसी जो है वो एलिमेंट के लिए फिक्स होती है, ये आपने देखा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक एलिमेंट के लिए वेरी करता है, बिकॉज ये दूसरे एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है जिसके साथ वो बॉन्डेड है। तो अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसे होगा। तो लिख लो, लिखो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, variation of valency in a group, variation of valency in a group, variation of valency in a group। तो नोट करो, in a group, in a group valency of element is constant, in a group valency of element is constant and it is equal to group number
and it is equal to group number or group number minus 2 or 8 minus group number. Group number or group number minus 2 और 8 माइनस ग्रुप नंबर. तो अगर ग्रुप नंबर को कंसिडर करें और उनकी वैलेंसी को कंसिडर करें, यहां पे ग्रुप नंबर हमेशा ओल्ड ग्रुप नंबर को कंसिडर करेंगे और मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ये एनालिसिस कर रहे हैं. तो फर्स्ट ए ग्रुप के लिए वैलेंसी हमेशा 1 होगी, सेकंड ए ग्रुप के लिए वैलेंसी हमेशा 2 होगी, थर्ड ए के लिए वैलेंसी 3 और 1 होगी, फोर्थ ए के लिए वैलेंसी 4 और 2 होगी, फिफ्थ ए के लिए वैलेंसी को अगर कंसिडर करें तो 5 और 3 होगी, सिक्स्थ ए के लिए वैलेंसी 6 और 4 और 2 और सेवेंथ ए के लिए अगर हम कंसिडर करें तो 7 5 3 एंड 1 ये ऑब्जर्व होती है. पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव वैलेंसी का डिफरेंस हमेशा 2-2 यूनिट का रहता है. अब आप लिखो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड. वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड. क्या पूछा तुमने? फिफ्थ ए और फोर्थ ए के लिए 3 वैलेंसी क्यों नहीं? फिफ्थ ए और फोर्थ ए के लिए अच्छा नहीं, ऑब्जर्व नहीं होता ये वैलेंसी, ऑब्जर्व नहीं होती है फिफ्थ ए और फोर्थ ए में. आप इनफैक्ट देखो फोर्थ ए एलिमेंट जो है, फोर्थ एलिमेंट में कार्बन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि कार्बन जो है 2 वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं करता स्टेबल फॉर्म में. कोई भी कार्बन का वैलेंसी 2 के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. वो तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स है, नीचे वाले एलिमेंट के लिए 2 वैलेंसी ऑब्जर्व होती है. ठीक है. और उसी तरीके से अगर हम फिफ्थ ए को कंसीडर करें तो फिफ्थ ए में भी वही सिचुएशन है. आगे के जो एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो जब ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ अटैच होगा तो मेटल के साथ अटैच होने पे वो वैलेंसी 2 वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. -2 बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वैलेंसी वहां पे उसकी 2 होती है. जैसे अगर ऑक्सीजन को हम कंसीडर करें H2O के अंदर, तो H2O के अंदर वो क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वहां पे उसकी वैलेंसी 2 है. ठीक है. उसी तरीके से अगर आप हैलोजन को कंसीडर करो तो हैलोजन के केस में क्या है, जब ये जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अगर ये कंबाइन करते हैं तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं. -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी वहां पे उसकी 1 हो जाएगी. जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr, HI, ये सब क्या है, वैलेंसी 1 वाले कंपाउंड है. ठीक है. बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे सक्सेसिव वैलेंसीज का जो डिफरेंस है वो आपको 2-2 यूनिट का मिल रहा है. सक्सेसिव वैलेंसी का डिफरेंस 2-2 यूनिट का मिल रहा है. तो आप यहां पे जैसे देखो 7th ए के केस में वैलेंसी 7 ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग हो गया और
वैलेंसी 5 ग्रुप नंबर -2 के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व हुआ। वैलेंसी 1 अगर आप देखो 8 माइनस ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रहा है। वैलेंसी 1 8 माइनस ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो वैलेंसी 3, तो वैलेंसी 3 जो है वो एक एक्सेप्शनल जो है वैलेंसी है जो यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। और उसी तरीके से अगर आप ग्रुप नंबर 6 को देखो तो ग्रुप नंबर 6 में क्या है, 6 जो वैलेंसी ऑब्जर्व हो रही है वो ग्रुप नंबर के बराबर है, 4 वैलेंसी ग्रुप नंबर -2 के बराबर है, और 2 वैलेंसी 8 माइनस ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। जबकि अगर आप 5th ए को देखोगे ना तो जो 8 माइनस ग्रुप नंबर वाली वैलेंसी है वो भी 3 ही आएगी। ठीक है, ग्रुप नंबर -2 3, 8 माइनस ग्रुप नंबर भी 3 आ रहा है। और ऐसे ही आप 4th ए में आप देख सकते हो ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी 4 हो गई और 8 माइनस ग्रुप नंबर वाली वैलेंसी भी 4 हो गई। इसलिए वहां पे आपको दो दो वैलेंसीज देखने को मिल रही है। उदय क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब देखो बात आती है कि वैलेंसी का वेरिएशन पीरियड में कैसा होगा। तो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड, अब इसमें देखो दो रेफरेंसेस कंसीडर किए जाते हैं, एक तो वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और दूसरा वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो आप नोट करो, लिखो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, valency with respect to oxygen, valency with respect to oxygen increases from 1 to 7, increases from 1 to 7, increases from 1 to 7। तो आप अगर इसको देखो, ये बात मैंने मेंडली पीरियोडिक टेबल के साथ भी डिस्कस किया था कि जैसे ऑक्साइड्स अगर हम कंसीडर करें जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं, तो Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 एंड Cl2O7, ये कंपाउंड्स है। ठीक है, ये कंपाउंड्स हमने कंसीडर किया। और अगर यहाँ पे वैलेंसी को कंसीडर करें, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो Na2O में 1 हो गया। कैसे हुआ वो भी बताया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो उसके साथ 2 सोडियम जुड़े हुए हैं, तो मतलब 2 सोडियम की टोटल वैलेंसी 2 होगी, तो 1 सोडियम की वैलेंसी 1। उसी तरीके से अगर MgO को कंसीडर करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 1 मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। ठीक है, इसी तरीके से Al2O3 में 3 ऑक्सीजन का 6, तो 2 एल्युमिनियम का 6, 1 एल्युमिनियम का 3। ऐसे ही 2 ऑक्सीजन का 4, तो 1 सिलिकॉन का 4। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन का 10, तो 2 फास्फोरस का 10, 1 फास्फोरस का 5। इधर 3 ऑक्सीजन का 6, तो 1 सल्फर का 6। और यहां पे आप देखो 7 ऑक्सीजन का 14, तो 2 क्लोरीन का 14, तो 1 क्लोरीन का 7। तो इस तरीके से इनकी वैलेंसी अगर आप देखो तो इनकी वैलेंसी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 1 to 7। इसका मतलब अगर हम एक प्लॉट कंसीडर करें, वैलेंसी
वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन and atomic number. तो आपको ऐसा कर मिलेगा स्ट्रेट लाइन। अगर आप थर्ड पीरियड को कंसिडर करते हो तो 11 टू जो हो गया आपका 17। अब देखो, अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी का वेरिएशन को देखें तो नोट करो, लिखो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, valency with respect to hydrogen, valency with respect to hydrogen first increases from 1 to 4, first increases from 1 to 4 and then decreases to 1. First increases from 1 to 4 and then decreases to 1. तो अब जरा देखो, कंपाउंड्स and valency with respect to hydrogen. रिपीट कर देता हूं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, valency with respect to hydrogen, valency with respect to hydrogen first increases from 1 to 4 and then valency with respect to hydrogen first increases from 1 to 4 and then decreases to 1. तो अब देखो बेटा, अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट के हाइड्राइड्स को कंसीडर करें तो NaH सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3, सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, ठीक है, फास्फोरस हाइड्राइड PH3, सल्फर हाइड्राइड H2S एंड क्लोरीन हाइड्राइड HCl है। ये इनके हाइड्राइड्स है, NaH, MgH2, AlH3, SiH4, PH3, H2S, HCl। अब वैलेंसी अगर आप देखो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ एक सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 होगी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन की टोटल वैलेंसी 3, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन की टोटल वैलेंसी 4, तो एक सिलिकॉन की वैलेंसी 4।
यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन की टोटल वैलेंसी 3, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3। ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन की टोटल वैलेंसी 2, तो सल्फर की वैलेंसी 2। एंड इधर 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। वैलेंसी with respect to hydrogen and atomic number, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है वैलेंसी का। पहले ये इंक्रीज करता है और उसके बाद ये डिक्रीज करता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप नोट करो सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले बात आती है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट, और इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने थोड़ा बहुत आइडिया जो है शील्डिंग इफेक्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको दिया था। अब हम लोग पूरा डिटेल जो है शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट शील्डिंग इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका कैलकुलेशन मेथड भी जो है मैं आपको बताऊंगा, जो कि बेसिकली एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो आप नोट करो शील्डिंग इफेक्ट क्या है। लिखो, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, a valence electron in a multi-electronic atom या in a multi-electronic species, a valence electron in a multi-electronic species is attracted by the nucleus. A valence electron in a multi-electronic species is attracted by the nucleus and repelled by the inner electrons, and repelled by the inner electrons. आगे लिखो, the combined
influence of this attractive, the combined influence of this attractive and repulsive force, the combined influence of this attractive and repulsive force on the valence electron, the combined influence of this attractive and repulsive force is that एक मिनट, क्या लिखा आपने? द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या लिखवाया, जरा लाइन को रिपीट करोगे? Attractive and repulsive force is that the combined influence of this attractive and repulsive force on valence electron is such that, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the combined influence of this attractive and repulsive force on valence electron is such that the valence electron experiences less attraction. The valence electron experiences less attraction from the nucleus. Less attraction from the nucleus. This phenomena is called shielding or screening effect. This phenomena is called shielding or screening effect. This phenomena is called shielding or screening effect. अब देखो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट को आप कई जगह पे फील करते हो। मैं पहले तो आपको बताता हूं शील्डिंग इफेक्ट को आप कहां कहां पे फील करते हो। शील्डिंग इफेक्ट को आप वहां पे फील करते हो जहां पे आप किसी काम के लिए जा रहे हो और वहां पे आप बहुत सारे लोगों के साथ प्रेजेंट हो, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग उसी काम के लिए वहां पे प्रेजेंट है। हाँ एकदम सही है, सही एग्जांपल। क्लासरूम में शील्डिंग इफेक्ट दिखता है, लेकिन अभी वो इफेक्ट आप फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप किसी मंदिर में जाते हो, मान लो नवरात्र में जो है आप किसी मंदिर में जाते हो, और ऑब्वियसली पर्पज ये है कि माँ के जो है अच्छे से दर्शन हो, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके साथ और भी लोग जो है वहां पे लाइन में लगे हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपको जो है वहां पे माँ की मूर्ति को देखने का ज्यादा टाइम मिलता नहीं। जो पुजारी है वो आपको वहां से धक्के मार करके जो है आगे कर देता है, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आपके साथ और भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो अब आई ना, पहले नहीं थी सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेटा। पहले तो जितनी ज्यादा भीड़ होती थी, भीड़ में दर्शन हुए तो लोग बोलते थे हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। तो अगर मान लो दो सिचुएशन को कंसिडर किया जाए, मान लो कि आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाते हो और आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो, और आप किसी ऐसे दिन पहुंचते हो जिस टाइम पे आपके अलावा कोई दूसरा वहां पे नहीं है, तो आपको जो है जो माँ की मूर्ति है, जो वहां पे पिंडी रखी हुई है, आपको उसके बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप जैसे ही उधर मुंडी करते हो देखने के लिए, पुजारी जो है वो पीठ पे एक ठोकता है और उसके बाद आपको आगे धकेल देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अगर आप अकेले हो तो आप जो है बहुत अच्छे से आप सब कुछ फील कर पा रहे हो, लेकिन आप अगर बहुत सारे लोगों के साथ प्रेजेंट हो तो आपको वो फीलिंग नहीं मिल पा रही है। एग्जैक्टली यही बात क्लासरूम के अंदर होती है।
मैं ये भूमिका ने बहुत सही एग्जांपल बोला है शील्डिंग इफेक्ट का। अगर आप क्लासरूम के अंदर देखो तो क्लासरूम में क्या है, टीचर जो है आपको क्लासरूम में पढ़ाता है। आप याद करो आज से 6 मंथ पहले की जो सिचुएशन थी उसको रिकॉल करो। तो क्लासरूम में आपको टीचर पढ़ा रहा होता है और क्लासरूम में आपके साथ दूसरे स्टूडेंट बैठे होते हैं। अब थोड़ी तो टीचर की डिसिप्लिन होती है। तो डिसिप्लिन का मतलब यह है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप जिस रो में बैठे हुए हो, हाँ बहुत साल पहले की बात है तो मतलब जो है यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या होती है। मान लो कि आप थर्ड रो में बैठे हुए हो, ठीक है। थर्ड रो में अगर आप बैठे हुए हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके रो में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो आपका कंसंट्रेशन को, जो क्लास में आप बैठे हुए हो तो आपका कंसंट्रेशन को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब टीचर आपको जो कुछ समझा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझने में डिस्टरबेंस कौन कौन क्रिएट कर सकता है। एक तो आपकी रो के जो स्टूडेंट है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। दूसरा, आपके आगे की जो 2 रो वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड रो वाले जो स्टूडेंट्स है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। बिकॉज उनकी, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको डिस्टर्ब ना कर रहे हो, बट उनकी कोई भी एक्टिविटी की तरफ आपका ध्यान जाता है और उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन आपसे पीछे वाली रो के जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब 4th रो, 5th रो, 6th रो में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो आपके लिए कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा है बिकॉज वो तो तभी होगा कि जब टीचर एकदम क्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आप पीछे मुड़ मुड़ करके जो है पीछे के स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को देख रहे होते हो और उनके साथ आप बात कर रहे होते हो। वो तो एक आइडियल सिचुएशन है ही नहीं। आइडियल सिचुएशन में क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रो में बैठे हुए जो अगल बगल के स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ी बहुत आप बात कर सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे। और आपके आगे की रो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी की वजह से आपको डिस्टरबेंस हो सकता है। इसका मतलब कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, टीचर की जो टीचिंग का इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कौन कम कर रहा है? वो स्टूडेंट्स जो आपका कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो टीचर का टीचिंग इफेक्ट को कम करते हैं। अब मान लो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जब उस क्लासरूम में आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट है। अब दूसरी सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि वही क्लासरूम है, वही टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में आप अकेले बैठे हुए हो, उसी पोजीशन पे, उसी रो में आप अकेले बैठे हुए हो। तो क्या आपको कोई शील्डिंग इफेक्ट फील होगा? उस सिचुएशन में कोई डिस्टरबेंस होगा? आपको नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि डिस्टेंस का इफेक्ट जरूर होगा कि आप अगर थर्ड रो में बैठे हुए हो तो टीचर का जितना कंट्रोल जो है थर्ड रो में होगा उतना कंट्रोल उसका 7th रो में नहीं होगा, उतना कंट्रोल उसका 10th रो में नहीं होगा, ठीक है। तो आप टीचर के जितना पास आप बैठते हो आपका कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छा होता है, आपके लिए डिस्टरबेंस उतना कम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है तो आप क्लास में हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठो। वजह क्या है? वजह है शील्डिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट यहां पे भी उसी तरीके से आ रहा है। देखो यहां पे बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले मैं आपको एक बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन भी बता देता हूं। शील्डिंग इफेक्ट तो आप समझ गए शील्डिंग इफेक्ट क्या है, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन भी बता देता हूं, फिर उसके बाद हम एक साथ पूरा कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। लिखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेशन लिखो, the actual nuclear charge experienced by valence electron, the actual nuclear charge experienced by valence electron
in a multi-electronic species, in a multi-electronic species is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge. आगे लिखो, it is represented by Z star or Z effective, Z star or Z effective, and it is equal to Z minus sigma, and it is equal to Z minus sigma. आगे लिखो, where sigma is called shielding or screening constant, where sigma is called shielding or screening constant. आप देखो बेटा, अगर मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर है, तो इसका चार्ज है प्लस जेड ई, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो ये है वैलेंस सेल, ये वैलेंस सेल को हमने कंसीडर किया और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लिखो, ये डायग्राम बना लो, इसके साथ लिख लेना, इन अ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन अ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज in a uni electronic species, लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced, electrostatic force experienced in a uni electronic species, electrostatic force experienced by valence electron, electrostatic force experienced by valence electron Fe, Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE into E, यानी कि ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Electrostatic force experienced by valence electron, electrostatic force experienced by valence electron Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE square upon R square. अब लिखो, in a multi-electronic species, in a multi-electronic species, in a multi-electronic species, देखो, ये है मान लो न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेडी,
और ये है वैलेंस शेल, और यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैं डॉट यहां पे दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो बेटा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब इसको रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से कम हो जाता है। तो लिख लो, लिखो, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, in a multi-electronic species, in a multi-electronic species, the electrostatic force in a multi-electronic species, the electrostatic force experienced by valence electron, experienced by the valence electron Fe prime, Fe prime is equal to force of attraction by the nucleus minus net force of repulsion by inner electrons। ये होगा जो अट्रैक्टिव फोर्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑब्जर्व होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस माइनस नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये होना चाहिए बेटा। तो अब देखो, तो आप ये लिख सकते हो एफ ई प्राइम इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। न्यूक्लियस का चार्ज तो अभी भी उतना ही है, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन, नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप लिखोगे 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग पोजीशन है, तो हम वहां पे टोटल फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए उन सारे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते, एवरेज आउट करते हुए हम एक बड़ा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का टोटल चार्ज हम ये एज्यूम करते हैं कि वो सिग्मा है, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एज्यूम करते हैं कि वो r डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन से अंदर की तरफ, मतलब जहां पे न्यूक्लियस है वहीं पे हम एज्यूम करते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज सेंटर भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है, जिसका टोटल नेगेटिव चार्ज सिग्मा ई के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो रिपल्सिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व होगा वो हो जाएगा सिग्मा ई मल्टीप्लाइड बाय ई, यानी कि सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला जो सेकंड टर्म आप देख रहे हो ये रिपल्सिव फोर्स को अकाउंट करता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है वो उस टर्म को ये अकाउंट कर रहा है, और न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है उसको ये अकाउंट कर रहा है। तो फिर आप यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज एफ ई प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड माइनस सिग्मा इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्टार ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई यहाँ पे सिग्मा क्या अकाउंट कर रहा है, तो सिग्मा आप बोल सकते हो, सिग्मा को शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है उसको अकाउंट करता है। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व हो रहा है उसको अकाउंट करता है सिग्मा। ठीक है, तो शील्डिंग कांस्टेंट इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सिव फोर्स को अकाउंट करता है, और जेड क्या है, जेड न्यूक्लियस की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस अट्रैक्टिव फोर्स को अकाउंट करता है जेड। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है कि सिग्मा को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आप नोट कर लो, डिटर्मिनेशन ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आगे लिखो, शील्डिंग कांस्टेंट is determined, shielding constant is determined, shielding constant is determined by using Slater's rule, by using Slater's rule. स्लेटर्स रूल को यूज करके हम शील्डिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in a multi-electronic species,
according to this rule in a multi-electronic species, according to this rule in a multi-electronic species, shielding constant is determined as follows. Shielding constant is determined as follows. अब इसमें मैं अलग अलग रूल्स लिखवा रहा हूं, पॉइंट वाइज आप लिखते जाओ. नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Write down the electronic configuration of the elements. Write down the electronic configuration of the elements in the following order and grouping. In the following order and grouping. ध्यान देना, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखूंगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरीके से नहीं लिखा जाएगा जैसे आपने पहले लिखा हुआ है. Write down the electronic configuration of the element. Write down the electronic configuration of the element in the following order and grouping. तो अब देखो जरा ऑर्डर क्या है. सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s 2p, फिर उसके बाद 3s 3p, फिर उसके बाद 3d, 3s 3p 3d. इसके बाद आप देखो 4s 4p, फिर 4d 4f. इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. मतलब आप पहले जो यूजुअल मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और बाद में उसको आप इसी तरीके से अरेंज कर लो, इसी सीक्वेंस में अरेंज कर लो. जो यूजुअल मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, आपको उसी मेथड को फॉलो करते हुए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर उसके बाद उसको इस सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है. ठीक है, इस सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है. अभी आप को मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी. अब आप सेकंड पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट लिखो. देखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ग्रुप, electron present in any group in the right side of ns np orbital, in the right side of ns np orbital, in the right side of ns np orbital, contributes nothing to the shielding constant value. Contributes nothing to the shielding constant value. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. लिखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in any group, electron present in any group to the right side of ns np orbital, to the right side of ns np orbital, contributes nothing to the shielding constant value, to the shielding constant value. अब जरा बेटा समझो इसका क्या मतलब है. जैसे मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं
जो कि थर्ड सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस पे हम शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब शील्डिंग कांस्टेंट वहां पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो जो थर्ड सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसके आगे वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई शील्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल कि अगर मान लो थर्ड रो में कोई स्टूडेंट बैठा है, तो उस स्टूडेंट के ऊपर फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो वाले जो स्टूडेंट्स है वो कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाएगा? उसी रो में बैठा हुआ स्टूडेंट या उसके आगे वाली दो रो के जो स्टूडेंट्स हैं वो शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन जो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, तो मैं यहां पे जो जिस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3d ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई शील्डिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ये कहां पे लाई कर रहा है? उसके राइट साइड में लाई कर रहा है। 3p के राइट साइड में 3d है, 4s है, 4p है, 4d, 4f। तो इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स 3p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई शील्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे। तो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग कौन क्रिएट करेगा? 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेंगे। 3s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, 2s, 2p और 1s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। तो क्या यह बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो नेक्स्ट रूल लिखो। नेक्स्ट रूल लिखो, all the electron present in nsnp ऑर्बिटल, nsnp ऑर्बिटल, ये देखो ये जैसे ये लिखा हुआ है, all the electron present in nsnp orbital shield the valence electron to the extent of 0.35 unit each. 0.35 unit each. 0.35 यूनिट ईच। तो अगर 3p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3s और 3p ऑर्बिटल वाले जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 0.35 यूनिट का शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। पर इलेक्ट्रॉन 0.35 यूनिट की शील्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। all the electron present in n minus 1th cell, all the electron present in n minus 1th cell, all the electron present in n minus 1th cell shield the valence electron to the extent of 0.85 unit each. 0.85 यूनिट ईच। ठीक है, तो n-1th सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अब जरा देखना यहाँ पे n-1th सेल का मतलब क्या है। जैसे 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे आप शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये हो गया n, मतलब हम यहाँ पे इसको अब बोल रहे हैं ये वैलेंस सेल है, तो ये n हो गया। तो ये बेटा हो जाएगा n-1, ये क्या हो जाएगा n-2। ठीक है, तो n-1th सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट की शील्डिंग क्रिएट करेगा? 0.85 यूनिट की शील्डिंग क्रिएट करेगा। तो 0.85 मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल। इससे आप n-1 सेल वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल शील्डिंग कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरीके से अगला पॉइंट लिखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, all the electron present in n-2th, all the electron present in n-2th or inner cell creates shielding to the extent of 1 unit each, creates shielding to the extent of 1 unit each, creates shielding to the extent of 1 unit each। तो n-2s सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, n-3s सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा इलेक्ट्रॉन एक एक यूनिट की शील्डिंग क्रिएट करेगा, मतलब कंप्लीट शील्डिंग क्रिएट करेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। कंप्लीट शील्डिंग का मतलब है कि ऐसा एक इलेक्ट्रॉन पूरे एक प्रोटॉन का चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। n-2s सेल, n-3s सेल और अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे एक प्रोटॉन का चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। मतलब पूरे एक प्रोटॉन की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये उस अट्रैक्टिव फोर्स को कैंसिल कर देते हैं। जबकि n-2s सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, n-1 सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 0.85 प्रोटॉन का चार्ज का इफेक्ट को कैंसिल कर पाता है। और वैलेंस सेल, यानी कि जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस पे आप शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो, उस सेल के जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ 0.35 प्रोटॉन का चार्ज का इफेक्ट को कैंसिल कर पाते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब देखो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जरा नोट में लिखो बेटा, नोट में लिखो इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन केस ऑफ डाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, shielding observed on the valence electron, shielding observed on the valence electron, shielding observed on the valence electron is equal to 0.3 unit, is equal to 0.3 unit। कहने का मतलब कि हीलियम में अगर आप देखो तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, यहां पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो, तो जिस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो ना, उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करोगे, उस पे अदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको शील्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो फिर बच गया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इस पे कितनी शील्डिंग क्रिएट करेगा, सिर्फ 0.3 यूनिट की, तो यहां पे सिग्मा 0.3 होगा। सिग्मा अगर 0.3 है तो यहां पे जेड स्टार क्या हो जाएगा, जेड स्टार हो जाएगा 2 माइनस 0.3, 1.7। इसके लिए जेड स्टार अगर आप देखोगे जेड स्टार कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.3, 1.7। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर हम कंसीडर करते हैं लिथियम पॉजिटिव को, लिथियम पॉजिटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी सिग्मा वैल्यू 0.3 होगी, और जेड स्टार अगर आप कैलकुलेट करोगे लिथियम पॉजिटिव के लिए तो वो हो जाएगा 3 माइनस 0.3, 2.7। तो जितने भी डाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, डाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ 0.3 यूनिट की शील्डिंग क्रिएट कर पाएगा, जबकि और जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वहां पे आपने देखा कि वैलेंस सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 यूनिट की शील्डिंग क्रिएट करता है। तो एक तरीके से यहां पे देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट कर रहा है वो वैलेंस सेल में ही प्रेजेंट है, लेकिन वो कितनी शील्डिंग क्रिएट कर रहा है, सिर्फ 0.3 यूनिट की। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो, नोट में लिखो,
in case of uni-electronic species, in case of uni-electronic species, in case of uni-electronic species, there is no shielding effect. There is no shielding effect. It means sigma is equal to 0. It means sigma is equal to 0. Therefore, Z star is equal to Z. तो वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एटॉमिक नंबर के ही इक्वल आ जाएगा. अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी फील करने वाली बात है. मैं शील्डिंग इफेक्ट को थोड़ा एक और तरीके से आपको समझा रहा हूं, तब आप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं उसको आप आसानी से समझ पाओगे. जैसे देखो, शील्डिंग इफेक्ट को समझने का एक और तरीका बता रहा हूं आपको. मान लो एक लाइट सोर्स है, ठीक है, एक लाइट सोर्स को हमने कंसिडर किया. एक डार्क रूम है और डार्क रूम के अंदर अगर मान लो आपने एक टॉर्च को स्विच ऑन किया हुआ है और आप एक ऑब्जेक्ट को जिसके थ्रू लाइट रेस पास नहीं कर सकते, मतलब वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ओपेक ऑब्जेक्ट है. मान लो एक क्वाइन लिया आपने और उस क्वाइन को आप धीरे धीरे करके आप टॉर्च की तरफ ला रहे हो. एक टॉर्च है जिसको आपने जला के रखा हुआ है और उस टॉर्च की तरफ आप क्या कर रहे हो, एक क्वाइन को धीरे धीरे करके आप टॉर्च की तरफ ला रहे हो. तो क्या होगा, उस क्वाइन की शैडो बैकग्राउंड में फॉर्म होगी. ठीक है, क्वाइन जो है वो बैकग्राउंड में शैडो फॉर्मेशन करेगा. अब जरा देखो शैडो फॉर्मेशन किस तरीके से होगा. जब वो ऑब्जेक्ट मतलब क्वाइन टॉर्च से दूर है तो उसकी शैडो क्या होगी, छोटी होगी. मतलब छोटे एरिया में वो लाइट को ट्रांसमिट होने से रोकेगा. लेकिन अगर हम उस क्वाइन को टॉर्च के और पास लाते हैं तो क्या होता है, शैडो का साइज बड़ा होता है. बड़ा होता है मतलब क्या, वो बड़े एरिया में लाइट को ट्रांसमिट होने से रोकता है. ठीक है, और जैसे जैसे आप पास लाओगे उसका शैडो और बड़ा होता जाएगा. मतलब क्या है, वो शैडो का जो साइज है वो एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग आप उसको समझ सकते हो. शैडो का जो साइज है वो एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग है. जब वो ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से दूर है तो उस सिचुएशन में क्या है, एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग कम है, छोटा शैडो फॉर्मेशन हो रहा है. बट जब वो ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास है तो वो ज्यादा शील्डिंग क्रिएट कर रहा है, बड़ा शैडो फॉर्म होता है. ठीक है, तो अब एग्जैक्टली यही बात आपको यहां पे समझनी है. बोलते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है. अब ध्यान से समझना, मैं इसी सिचुएशन को रिलेट कर रहा हूं. अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने से पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब उसके आगे वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए ज्यादा शील्डिंग क्रिएट कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन को समझो बेटा. मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं जो कि फिफ्थ शेल में प्रेजेंट है. फिफ्थ शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. अब वो शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है. पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं जो फोर्थ शेल का पार्ट है. फिर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं जो थर्ड शेल का पार्ट है. तो आपको क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, जो फोर्थ शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ शेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम शील्डिंग क्रिएट करेगा. क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खुद न्यूक्लियस से दूर है. लेकिन जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है. न्यूक्लियस के पास है तो वो फिफ्थ शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा. अब आप पहले मुझे ये बताओ कि ये बात आप समझ पा रहे हो. ठीक है,
तो आप देखो बेटा, इसी के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। लिखो, लिखो, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस, closeness of orbital with the nucleus is called penetration effect of orbital, is called penetration effect of orbital. Closeness of orbital with the nucleus is called penetration effect of orbital. आगे लिखो, for a given principal quantum number, for a given principal quantum number, for a given principal quantum number, as the azimuthal quantum number of the orbital decreases, for a given principal quantum number, as the azimuthal quantum number of orbital decreases, its penetration effect increases, its penetration effect increases. तो बोल रहा है कि अगर n कांस्टेंट है, अगर n वैल्यू कांस्टेंट है और l डिक्रीज करता है, n कांस्टेंट है और l डिक्रीज करता है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज करेगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कांस्टेंट है और एजिमुथल क्वांटम नंबर डिक्रीज करता है तो ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज करेगा। मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास लाई करेगा। और आपको यह पता है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। जो n+l रूल है बेटा, वो n+l रूल इसी के थ्रू गवर्न होता है। n+l रूल इसी के थ्रू गवर्न होता है। जैसे आपको पता है कि थर्ड एनर्जी लेवल का जो s ऑर्बिटल है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, p ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट उससे कम है, d ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल क्या है, s का सबसे ज्यादा, फिर p का पेनिट्रेशन इफेक्ट, फिर d का पेनिट्रेशन इफेक्ट, फिर f का पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको लिख सकते हो ns is greater than np is greater than nd is greater than nf। अब जरा देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ns ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा इन कंपेयर टू अगर वो np ऑर्बिटल में। ns ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन रियल सेंस में np ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करता है। बट स्लेटर्स रूल में क्या है, हम ns और np ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर शील्डिंग लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला स्लेटर्स रूल क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है शील्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल में क्या होगा, ns ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन np ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ns ऑर्बिटल np ऑर्बिटल के कंपेयर में न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ns ऑर्बिटल
np ऑर्बिटल के कंपेयर में न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसलिए ns ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा, np ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन उससे कम शील्डिंग क्रिएट करेगा, nd ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन और कम शील्डिंग क्रिएट करेगा, और nf ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन मिनिमम शील्डिंग क्रिएट करता है। तो मैंने जो आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f ऑर्बिटल की पुअर 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट का रिजल्ट होता है। अब जैसे आप देख रहे हो ना, nf ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन सबसे कम शील्डिंग क्रिएट करेगा, तो वहां पे 4f ऑर्बिटल में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उसका इफेक्ट को देखें तो इफेक्ट तो आगे के एलिमेंट्स पे ऑब्जर्व होता है, लेकिन इवन उसके अंदर भी जो f ऑर्बिटल में एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन बहुत कम शील्डिंग क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, Z माइनस सिग्मा तेजी से इंक्रीज करता है, यानी कि Z स्टार तेजी से इंक्रीज करता है, और Z स्टार इंक्रीज करने का इफेक्ट वहां पे साइज पे देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लो, लिखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल creates greater shielding effect. Electron present in more penetrating orbital creates greater shielding effect than that of electron present in less penetrating orbital. Than that of electron present in less penetrating orbital. Than that of electron present in less penetrating orbital. तो ns ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा इन कंपेयर टू np ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, np ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा इन कंपेयर टू nd ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेंगे, लेकिन इनके खुद के ऊपर कम शील्डिंग होगी। भाई आप समझो, एक इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल में है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास है मतलब उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे दो बातें हैं, समझ लेना। एक तो वो दूसरे के लिए कितनी शील्डिंग क्रिएट कर रहा है, और दूसरा उसके ऊपर कितनी शील्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए ज्यादा शील्डिंग क्रिएट करेगा, बट उसके खुद के ऊपर कम शील्डिंग होगी। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में ये जो स्लेटर्स रूल बताया हुआ है, इसी स्लेटर्स रूल को यूज करते हुए डिफरेंट एलिमेंट की सिग्मा वैल्यू, उनकी जेड स्टार वैल्यू, और उसके बेसिस पे ग्रुप और पीरियड में इनका वेरिएशन कैसे होगा, और फिर इनका एप्लीकेशन क्या क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एप्लीकेशन क्या क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, साइज ऑफ एटम। तो कल क्लास होगी बेटा, कल भी क्लास होगी।